एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो कितनी स्टेप्स में होती है। तो मल्टीपल स्टेप्स हैं यहाँ पर। पहली स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड है पाइरूवेट ऑक्सीडेशन एंड थर्ड वन इज क्रेब साइकिल और जो लास्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो स्टेप्स हैं ये कम्प्लीटली ये बताती है कि यहाँ से जब ग्लूकोज स्टार्ट होता है ऑक्सीडाइज होना तो यहाँ तक कितनी एटीपी पूरी की पूरी बन जाती है। और यही कॉन्सेप्ट आज का टारगेट है हमारा कि हमें ये पढ़ना है कि कितने एटीपी इसमें बनी है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस जो है नॉर्मली देखो उसका आपको डेफिनेशन दे रखा है कि क्या काम है इस प्रोसेस का। प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड इन द सेंस कि जो पायरुविक एसिड है वो 3 कार्बन का है, ठीक है। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। और ग्लूकोज कितना है? 6 कार्बन का। तो 6 कार्बन का ब्रेक डाउन होगा और 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुविक एसिड के, यानी कि 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, यानी 3 to the 6 कार्बन, ओके। यानी कि रिएक्टेंट साइड में जितना भी मास ऑफ होता है किसी भी कंपाउंड का, एलिमेंट का, उतना ही आपको प्रोडक्ट साइड में मिलता है। तो बिल्कुल ऑब्वियसली यहाँ पे है 6 कार्बन यहाँ पे है। इसको हम EMP पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस को एक और क्या नाम बोलते हैं? EMP पाथवे। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट बढ़ते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का कॉन्सेप्ट कैसे होता है। तो देखो बेटा, यहाँ पे मैंने पूरी प्रोसेस लिख दी है। ये पूरा कॉन्सेप्ट रट्टा मारने वाला है, आपको डायरेक्टली समझना है मैं जो समझा रहा हूँ। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज का हो रहा है ब्रेक डाउन, और इस यहाँ से जब स्टार्ट कर रहे हैं तो जब इसका लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर पायरुविक एसिड आएगा और वो भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड आएगा, यानी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल आने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो जब इस टाइप का एरो आया तो समझ जाना कि एटीपी का यूज़ हुआ है और यहाँ पर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल कम हो गया। देखो एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो गया एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में, यानी कि यहाँ पर एक फॉस्फेट कम हो गया। यानी कि यहाँ एटीपी में से एक फॉस्फेट कम हुआ तो फॉस्फेट किसके पास गया? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो फॉस्फेट यहाँ आ गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया। देखो नाम यहाँ पे याद रखना है कि ग्लूकोज 6 जो कार्बन मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज वो एटीपी का यूज़ किया तो क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर जैसे वापस इसने क्या किया, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल का और यूज़ किया। देखो एटीपी वापस यूज़ हुआ और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल हो रहा है, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज में एंड देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। देखो 2 एटीपी अभी तक यूज़ कर चुके हैं, वी आर यूजिंग 2 ATP हियर, ओके। तो रेस्पिरेशन में यहाँ पर कितने ATP यूज़ हो रहे हैं, हम कितने यूज़ कर रहे हैं, ये समझ लो कि ये प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रही है, प्लांट बॉडी में हो रही है, हमारी बॉडी में हो रही है। तो आप ये समझ लो कि ये इस तरीके से काम हो रहा है। एंड देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, प्लांट बॉडी में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, अभी भी 6 कार्बन का ही है ना, वो कन्वर्ट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में और उसको हम बोलते हैं ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट, कितने ट्रायोज फॉस्फेट हैं बेटा? ये 2 ट्रायोज फॉस्फेट है। कितने ट्रायोज फॉस्फेट हैं? 2, क्योंकि 3 कार्बन के 2 हैं तो हमने यहाँ 2 लिख दिया एंट्री, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर NAD+ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH में। जैसे यहाँ पर 2 कार्बन, कितने कार्बन होते हैं ग्लूकोज में? देखो 6 कार्बन होते हैं। तो जैसे 6 कार्बन चीज़ जैसे ब्रेक डाउन होती है, मैं आपको बता दूं जो चीज़ जितनी ज़्यादा टूटती है ना उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो जैसे 6 कार्बन मॉलिक्यूल 2 पार्ट में डिवाइड हुआ 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसको हम ट्राइस फॉस्फेट कहते हैं, तो वो क्या होता है यहाँ पे एनर्जी बनती है तो NAD+ कन्वर्ट हो जाता है NADH में। ये एक एनर्जी करेंसी है, ठीक है। 2 ट्रायोज बाइफॉस्फेट, कितने हैं ये? 2, कितने ट्रायोज है? 2 ट्रायोज हैं, ये नया बनता है तो 2 ट्रायोज बाइफॉस्फेट, यानी कि ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल अभी भी 2 है। वापस अब देखो यहाँ पर हमें एनर्जी मिल रही है, वी आर गेटिंग एनर्जी हियर। हम यहाँ ADP जब यूज़ मतलब ADP को कन्वर्ट किया जा रहा है ATP में, और ATP इज़ अ करेंसी। तो देखो बेटा जो 2 ट्रायोज से बाइफॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है 2 ट्रायोज फॉस्फेट में, यानी कि यहाँ बाइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट वापस ADP को दिया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ATP में, यानी कि यहाँ पर रिलीज हुई है एनर्जी। फिर ट्रायोज फॉस्फेट वापस क्या बनता है? 2 × 2 फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट कितने? 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज होता है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स यहाँ पर रिलीज होते हैं। एंड देन फिर क्या होता है, इसके बाद इसका कन्वर्जन किस में होता है? 2
फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, याद रखना 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है। और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में एक ये जो फॉस्फो वाला वर्ड है, फॉस्फो वाला वर्ड है वो क्या है, फॉस्फेट का है। वो फॉस्फेट किसके पास चला जाता है, इस एडीपी के पास। तो एडीपी के पास 2 फॉस्फेट है और एक फॉस्फेट यहाँ है, तो दोनों फॉस्फेट 3 फॉस्फेट हो जाए, तो 3 फॉस्फेट पे वापस एक एटीपी रिलीज हो जाएगा। तो एडीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, एंड नया जो एलिमेंट बनता है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई पाइरुविक एसिड, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड। यही तो हमें लाना था, यानी कि ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड बनते हैं 3 कार्बन, यानी कि यहाँ पर कितने एटीपी फॉर्मेशन हुई है, एक एटीपी यहाँ रिलीज हुआ था और एक एटीपी अभी यहाँ रिलीज हुआ है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी की सिंथेसिस हुई है, ठीक है, और एक NADH की सिंथेसिस हुई है। तो हम इसके बारे में आगे की पढ़ेंगे। हालांकि ये पता होना चाहिए कि कैसे स्टेप्स आगे फॉरवर्ड हो रही है। ये पूरा रट्टा मारने वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का टॉपिक जैसे खत्म होता है, हम 4 स्टेप में इसको पढ़ने वाले हैं। पहली स्टेप खत्म हो चुकी है, दूसरी स्टेप जो है पाइरुवेट ऑक्सीडेशन है। तो पाइरुवेट ऑक्सीडेशन अगेन हम 3 कार्बन मॉलिक्यूल के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पाइरुवेट इन द सेंस कि अभी हमारा बाई प्रोडक्ट क्या निकला, पाइरुविक एसिड, हम उसी की बात कर रहे हैं कि पाइरुवेट जो बना है उसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अकर इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्पेशल पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना बेटा अच्छे से, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है वो होती है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। एंड पाइरुवेट जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रियल एक मैट्रिक्स में हो रहा है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की बात है तो ये हो रहा है पाइरुवेट ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और यहाँ पर एक एंजाइम काम कर रहा है, उस एंजाइम का नाम है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, याद रखना। और जैसे ही ये एंजाइम वर्क करता है तो कौन कौन से प्रोडक्ट निकलते हैं, एक तो एसिटाइल को एंजाइम ए निकलता है, एंड सेकेंड वन इज CO2 एंड थर्ड वन इज NADH। याद रखना बेटा, ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट किस में हो गया, 2 कार्बन मॉलिक्यूल में, और एक कार्बन जो बचा था वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो चुकी है, और NADH एक नया ATP रिलीज हुआ है, मतलब एक नई एनर्जी करेंसी रिलीज हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो एनर्जी यहाँ पर भी रिलीज हुई है, याद रखना। वापस बताता हूँ, अकर्स इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, विच काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन, पाइरुवेट ऑक्सीडेशन। पाइरुवेट ऑक्सीडेशन होता है, पाइरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया जाता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल में, और एक कार्बन मॉलिक्यूल CO2 रिलीज हो जाती है उसमें से, ठीक है। एक कार्बन मॉलिक्यूल CO2 की गैस में रिलीज हो जाता है, एंड NADH यानी कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज होता है। और कौन सा एंजाइम काम करता है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस प्रोसेस में काम करता है। ओके, चलो यहाँ पे क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है। क्या मतलब इस बात का, डी कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन का रिलीज होना है, कार्बन का टूटना। तो देखो 3 कार्बन थे, तो कार्बन का टूटता है तो 3 से 2 बनते हैं और एक यहाँ आता है, तो कार्बन टूट रहे हैं, यानी इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर अपन ने ग्लाइकोलिसिस और पाइरुवेट ऑक्सीडेशन को पढ़ा है। नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या TCA साइकिल, ये चारों नाम एक क्रेब्स साइकिल के ही हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे।